हेलो। क्लास 10th का बायोलॉजी पोर्शन का एक पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस, वो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लाइफ प्रोसेस में हम लोग सिर्फ ह्यूमन का ही नहीं, इवन कि एनिमल, प्लांट, इन सब का एक बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये लेक्चर का पार्ट 1 है। इन पार्ट 1 में हम लोग जो लाइफ प्रोसेस है उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसा है, मतलब ह्यूमन में कैसा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, एनिमल में, प्लांट में, या कोई अन्य जीव है उसमें किस तरीके का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है, उसके बारे में पहले समझेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो आइए समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए, अगर लाइफ प्रोसेस की बात की जाए ना, तो लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब हुआ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वो जो अपने मेंटेनेंस रखने के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है ना, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियस सी बात है वो खुद को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, लाइक मूविंग, नहीं तो कभी रेस्ट करेगा, नहीं तो कभी सोएगा। ये उसके जीवन का हिस्सा होता है। आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा लीजिए, वो मूव करेगा ही, एक्सेप्ट प्लांट की अगर बात करें हम, रेस्ट करेगा, स्लीपिंग करेगा। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को मेंटेनेंस रखने के लिए ये सब चीजों करता है, ठीक है। और द प्रोसेस टुगेदर विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और अपने लाइफ को मेंटेनेंस रखने, मेंटेन करने के लिए जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जाता है ना, दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको बस इतना याद रखना है कि लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो खुद को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस, जो भी एक्टिविटी करता है, दैट एक्टिविटी इज नोन एज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसमें आएगा क्या? न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है लाइफ प्रोसेस का। ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे कि न्यूट्रिशन, हम कुछ न्यूट्रिशन फूड लेते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, हमारे अंदर सर्कुलेशन हो रहा होता है, ठीक है। एक्सक्रेशन, जो भी हम खाए, डाइजेस्ट हुआ, तो उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड है या जो रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो एक्सक्रेट हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है लाइफ प्रोसेस का। आप देखोगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ प्रोसेस है वो सिंगल सेल से कैरिड आउट होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक दो एग्जांपल याद कीजिए यूनिसेलुलर का, जैसे कि अमीबा हुआ है ना, या कुछ बैक्टीरिया हुआ, तो उसमें जो लाइफ प्रोसेस होता है ना, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से होता है कैरिड आउट। मतलब वो पूरा का पूरा लाइफ एक्टिविटी जो है ना, उसका पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस है वो सिंगल सेल पे डिपेंड होता है। जबकि आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म काफी वेल डेवलप होता है, और वेल डेवलप होने के कारण उसका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मल्टी सेल से रेगुलेट होता है। मल्टी सेल जो है वो उसके पूरे के पूरे फंक्शन को कैरिड आउट करता है, जैसे कि एक्सक्रेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सब जो है ना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल द्वारा किया जाएगा, और उसी को तो हम लोग टिश्यू बोलते हैं ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लाइफ प्रोसेस के बारे में एक बेसिक सा व्यू क्रिएट हो रहा होगा। अब देखिए, लाइफ जो प्रोसेस होता है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा ये लाइफ प्रोसेस, नॉन लिविंग में तो होगा नहीं। अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल सकता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें तीन चार मुख्य रूप से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को ही मिलेगा, जैसे कि वो सेल से मिलकर बना होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप उठा लीजिए वो सेल से मिलकर बना ही होगा, डेफिनेटली बना होगा। अगर वो नॉन लिविंग है तो वो सेल से नहीं, उसका जो सेल है ना वो डेड हो चुका है। अब उसका सेल या टिश्यू या ऑर्गेन या फिर सिस्टम वो मर चुका है। तो इसीलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना होता है। देखो, सेल से मिलके बना होने का मतलब वो सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालेगा। अगर ज्यादा गर्मी है तो वो उस गर्मी में एडेप्ट करने की कोशिश करेगा,
अगर ज्यादा ठंडा है तो उस ठंडा में खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, है ना। चाहे पौधा हो या एनिमल हो या प्लांट, ये इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम लोग देखते ही है ना, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है, उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उसका हाइट में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम इंसान हैं तो हमारे हाइट भी बढ़ते हैं, हमारे बुद्धि में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो दिस ऑल आर कम टुगेदर इन द कैटेगरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप ना ये पॉइंट को शॉर्ट वाइज एग्जाम में आए ना लिखने के लिए पूछ लिया जा सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये 5 पॉइंट आप चिपका दीजिएगा, डेफिनेटली 5-6 पॉइंट, और पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा ताकि आपको प्रॉपर ढंग से नंबर मिले। उसके बाद है अगला कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्टेन एंड यूज एनर्जी। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो एनर्जी या फिर ऑप्टेन करेगा, नहीं तो एनर्जी को यूज करेगा, है ना। वो किसी भी सोर्स से हो सकता है, या तो खुद से खाना बना के वो एनर्जी ऑप्टेन करे, या किसी अन्य पे डिपेंड होके वो एनर्जी ऑप्टेन करे, लेकिन उसे एनर्जी चाहिए ही। ऑब्वियस सी बात है ना, वो रिस्पायरेशन करेगा, सर्कुलेशन करेगा, एक्सक्रेशन करेगा, ठीक है, या सर्कुलेशन करेगा। तो इन सब एक्टिविटी को कैरिड आउट करने के लिए, इवन कि अगर वो स्लीपिंग भी करता है, मूविंग करता है, मूव कर रहा है, तो इन सब एक्टिविटी को कैरिड आउट करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी या तो खुद से बना के ऑब्टेन कर लेगा, नहीं तो किसी अन्य चीजों पे डिपेंड होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट जो है वो है रिप्रोड्यूस। ये तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना वो डेफिनेटली रिप्रोड्यूस करेगा। उसके अंदर ना रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, या जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इनके अंदर भी ना रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है। और ये इसका एक वन ऑफ द किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट लेवल ऑफ, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम समझ गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है। अभी तो मैंने बताया है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहा होता है। ट्रांसपोर्टेशन करता है, रिस्पायरेशन करता है, एक्सक्रेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म होता है, न्यूट्रिशन लेता है, मूव करता है, रेस्ट करता है, स्लीप करता है। ये फंक्शन परफॉर्म करता है ना, अब क्यों करता है? आपके मन में बेसिक सा सवाल आना चाहिए, ये सब फंक्शन क्यों करता है? अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और यही जो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ है ना, वही तो लाइफ प्रोसेस होता है। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आ गया? तो लाइफ प्रोसेस में मुख्य रूप से ये 4-5 चीजों है, जैसे कि रिस्पायरेशन, वो रिस्पायरेशन लेगा, मतलब O2 लेगा, सांस लेगा, ठीक है। एक्सट्रेशन, जो उसने भोजन लिया वो एक्सट्रैक्ट करेगा, बाहर अपनी बॉडी से इन आउट करेगा, ठीक है। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये मत समझिएगा कि मैं एक शब्दों में बता दिया रिस्पायरेशन या एक्सट्रेशन, इन सबको अलग अलग से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी जरूरी है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए ना, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज होता है। और हार्मोनल चेंज मेंटेन तभी रह सकता है ना जब हम अपने कोई भी मेल या फीमेल या कोई भी प्लांट हो, ये रिप्रोडक्शन करेगा तभी तो अपने लाइफ को मेंटेन कर पाएगा ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट उसके लाइफ का हिस्सा है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है, डाइजेशन होता है, वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है। आगे समझेंगे इनके बारे में और डिटेल में। न्यूट्रिशन, हम लोग ऑब्वियस सी बात है ना, जो भी एक्टिविटी कैरीड आउट करेंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से मिलेगा? न्यूट्रिशनल फूड लेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन, अब फूड ले लिया तो वो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, या फिर ऑक्सीजन अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन का भी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। हम समझेंगे कि कैसे होता है, जैसे कि ऑक्सीजन के थ्रू होता है, ठीक है। ऑक्सीजन किसमें डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है? तो रेड ब्लड सेल में। तो इन सब के एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले जो हमारा फोकस होगा वो होगा न्यूट्रिशन के ऊपर,
कि कैसे हम लोग खाना लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी चाहिए, और एनर्जी या तो खुद बना ले या किसी अन्य जीव पे डिपेंड होके हम लोग एनर्जी के सोर्स को मेंटेन कर पाए, है ना। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन के ऊपर। ध्यान रखना, अभी मैं न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे करके ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सब पे बात करेंगे। सबसे डिटेल में जो पढ़ना है ना, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिशन एक की कंपोनेंट होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन होता क्या है? देखो, न्यूट्रिशन कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो फूड का एक्वायरिंग करने का जो प्रोसेस होता है ना। अच्छा, फूड को एक्वायरिंग क्यों करते हैं? फूड को हम लोग एक्वायर क्यों करते हैं? अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपने एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए, है ना। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर न्यूरिशमेंट एंड सब्सिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आ गई ना बात समझ में? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या फिर एनिमल, उसको एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी कहां से मिलेगा? या तो खुद खाना बना ले या किसी अन्य प्लांट पे डिपेंड हो, लेकिन कहीं ना कहीं से वो फूड लेगा। और वही एक्वायरिंग प्रोसेस जो होता है ना फूड लेने का, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ना पूरे लाइफ प्रोसेस का वन ऑफ द की कंपोनेंट है। बिना न्यूट्रिशन के आप लाइफ प्रोसेस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। आप उस तरीके के रिप्रोडक्शन को भूल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन को भूल सकते हैं, रिस्पायरेशन वगैरह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो न्यूट्रिशन होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, न्यूट्रिशन जो है, मैंने बार बार जिक्र किया है, न्यूट्रिशन मतलब कि फूड। फूड हमें चाहिए। अब फूड जो एनर्जी का जो सोर्स है ना, मान लो हम अपनी लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेन जैसे कि हम स्लीपिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, एक्सट्रेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगा? तो वो एनर्जी दो सोर्स से आ सकता है, ध्यान से सुनना। वो एनर्जी जो है वो दो सोर्स से आ सकता है, या तो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, नहीं तो हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। या तो हम खुद खाना बना ले, नहीं तो हम किसी पे निर्भर होके वहां से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम खुद खाना बना ले, ठीक है, हम लोग अगर खुद खाना बना ले रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन को अचीव कर ले रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें प्रेजेंट होता है? तो प्लांट में। याद रखिएगा, एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्लांट होते हैं ना, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। प्लांट तो पहले से भी जानते होंगे। एल्गी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना। और कुछ बैक्टीरिया भी होता है जो ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है। तो तीन एग्जाम्पल कभी मत भूलिएगा, प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है। वो अपना फूड खुद बना लेते हैं यूजिंग लाइट, O2, CO2 बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इनके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद है कुछ ऑर्गेनिज्म ना दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम लोग खुद खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे के रॉ मटेरियल को लाते हैं और फिर उसमें उसको पकाते हैं और फिर खाते हैं। तो हम लोग किस कैटेगरी में आ गए? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड में आ गए। इसका एग्जांपल क्या हो गया? तो इसका एग्जांपल हो गया फंगी, कुछ बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, याद रखिएगा। और एनिमल तो जितने भी एनिमल है ना, वो सारे एनिमल हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कैसे अपना फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं? तो ये अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं बाय ईटिंग प्लांट एंड सम अदर एनिमल फॉर फूड। मतलब या तो हम किसी प्लांट को खा ले, किसी प्लांट की किसी पार्टिकुलर भाग को खा ले, या फिर एनिमल को खा ले। ऐसे हम लोग अपनी एनर्जी नीड को पूरा करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसके भी कुछ टाइप होते हैं, सब टाइप उसको बोला जाता है। देखो, मैंने एक यहाँ पे थोड़ा समझिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर याद रखिएगा। न्यूट्रिशन है, इसके दो टाइप मान लेते हैं हम। अगर एक हो गया ऑटोट्रॉपिक, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑटोट्रॉपिक किसमें देखने को मिलता है? तो आप हमें कहोगे ऑटोट्रॉपिक जो है वो है प्लांट में देखने को मिलता है, एल्गी में देखने को मिलता है, और कुछ बैक्टीरिया होता है उसमें देखने को मिलता है। हेट्रोट्रॉपिक इसमें देखने को मिलता है। तो हेट्रोट्रॉपिक जो है ना, कुछ बैक्टीरिया
और किसमें देखने को मिलता है? हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक देखने को मिलता है एनिमल में देखने को मिलता है ज्यादातर ना। जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो एनिमल में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हेट्रोट्रॉपिक जो है ना, इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है। तो इसके दो हिस्सा जो है वो कौन कौन सा है? इसके जो दो हिस्सा है वो हम आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक का भी कुछ सब टाइप होते हैं, जैसे कि सेप्रोटाइप, मतलब यहाँ पे 3-4 हो जाएंगे, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जस्ट वेट। ये याद रखिएगा, आगे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ से क्रोनोलॉजी को समझते चलिएगा ताकि आगे दिक्कत ना हो। जैसे कि होलोजोइक, होलोजोइक भी एक तरह का क्या है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। इसमें चबा चबा के खाते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक। और एक और ध्यान रखिएगा, पारासिटिक, पारासिटिक। तो ये 3 मुख्य रूप से होते हैं। आप इन तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा कृपया। इन सब के बारे में अभी हम लोग आगे वीडियो के लिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पारासिटिक न्यूट्रिशन, तो ये 3 होते हैं न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में 3 टाइप देखने को मिलता है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पारासिटिक, ठीक है। ये 3 टाइप को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने जिक्र करता हूं पहले ऑटोट्रॉपिक के बारे में, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। देखो ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब ये हुआ ना, मैंने बता दिया आपको कि ये पौधा है, इन प्लांट में देखने को मिलता है ऑटोट्रॉपिक जनरली, या एल्गी में देखने को मिलता है, या कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। मतलब इसमें खाना खुद से बनते हैं। कैसे बनते होंगे तो जरा विचार कीजिए। ये पौधा है, तो ये पौधा क्या किया? सूर्य से रोशनी ले लिया, इन्वायरमेंट से CO2 ले लिया और अर्थ से वाटर ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर क्लोरोफिल पहले से ही है, और इन तीनों को मिलके एक पार्टिकुलर रिएक्शन हुआ, और पार्टिकुलर रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज का निर्माण हुआ, ठीक है। और फिर वो ग्लूकोज को एक्चुअली स्टार्च का निर्माण होता है, और फिर वो स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में टूटते जाता है, और वो एज ए फूड प्लांट यूज करता है, ठीक है। रिएक्शन कैसे होता है तो वो रिएक्शन जरा समझ लीजिएगा, और रिएक्शन हो पाए तो याद भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या किया? इन्वायरमेंट से CO2 लिया, धरती के अंदर से H2O लिया, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट से CO2 और धरती के अंदर से H2 लिया, और सनलाइट तो है ही। सनलाइट ना एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटलिस्ट समझते ना, जो रिएक्शन में मदद करे, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा सनलाइट, है ना। तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा सनलाइट। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो इसके पास पहले पौधा में क्लोरोफिल तो होते ही है, तो क्लोरोफिल भी लिया, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल लिया। अब CO2 इन्वायरमेंट से लिया, H2O अर्थ के अंदर से लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया, और फिर ये क्या बना लिया? ये बना लिया स्टार्च, और वही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो C6H12O6, और यही C6H12O6 और प्लस O2, O2 बाहर निकाल देता है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। तो O2 बाहर आ जाता है, वो O2 को हम लोग एज ए इनहेल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और ये जो C6H12O6 हुआ यही ग्लूकोज हो जाता है, जिस ग्लूकोज को पौधा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस in the presence of CO2 H2O by using sunlight and chlorophyll which makes glucose and O2 and that glucose used as a food for the growth of the plant, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे काम करता है। एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हो रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है ना, CO2 इसके लीव के थ्रू इंटर करेगा। तो CO2 जो लीव के थ्रू जो इंटर करता है ना, वो किसके थ्रू इंटर करता है? तो यही स्टोमाटा के थ्रू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। सॉरी एक मिनट। स्टोमाटा क्या होता है? एक मिनट। स्टोमाटा क्या होता है?
स्टोमाटा आर पोरस ऑन द लिप्स दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। स्टोमाटा ना लिप्स के ऊपर एक पोरस टाइप्स का होता है। आप कभी लिप्स को पकड़े होंगे, किसी भी पौधे का लिप्स को देखे होंगे, आज अगर नहीं देखे होंगे तो आज जाके देखिएगा, तो उसके लिप्स पे ना पोरस नेचर होता है। उसी पोरस नेचर के थ्रू गैस का एक्सचेंज हो रहा होता है। अच्छा, गैस का एक्सचेंज क्यों हो रहा होता है? क्योंकि गैस का एक्सचेंज होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा ना। CO2 और O2, CO2 आया और O2 बाहर गया, तो ये जो एक्सचेंजेज होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमाटा के थ्रू होता है। ठीक है, ये जनरली अंडर साइड होता है लिप्स के। ठीक है, और आपको पता है इसीलिए बोला जाता है ना कि पेड़ पौधा आप देखते होंगे जो सड़क के आसपास होता है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि सड़क के आसपास जो पेड़ पौधा होता है ना उसके ऊपर धूलकण पड़ते हैं, और जब धूलकण पड़ेंगे तो ये जो लिप्स है वो उसका जो पोरोसिटी होता है वो खत्म हो जाएगा। जब पोरोसिटी खत्म हो जाएगा मतलब कि गैसेस एक्सचेंज होना कम हो जाएगा, और जब गैसेस एक्सचेंज होना कम हो जाएगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पेड़ पौधा रोड के बगल में होते हैं ना उसके ऊपर ना बराबर कुछ टाइम इंटरवल पे उसके लिप्स पे पानी डाला जाता है ताकि उसकी लिप्स के ऊपर से धूलकण हट जाए, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन। जो गार्ड सेल होते हैं उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फंक्शन के लिए। स्टोमाटा इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। ये स्ट्रक्चर है, ये काम कैसे करता है स्टोमाटा? तो ये क्या करता है ना कि ये ऐसे स्टोमाटा भी क्लोज है, इसको O2 लेना हुआ तो ये ओपन होगा इस तरीके से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये ओपन कैसे होता है? थ्रू गार्ड सेल। ठीक है, और गार्ड सेल के थ्रू ओपन हुआ, CO2 लिया और फिर ये क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, देखो याद करो जरा, यहां पे जरा आइए और इसको समझिए। पहले ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट को आपको ध्यान रखना है। मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दो टाइप बताया, ऑटोट्रॉपिक और फिर हेट्रोट्रॉपिक बताया। हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड होता है, तो अब हेट्रोट्रॉपिक का एक टाइप जो होता है सेप्रोफाइटिक, उसको पढ़ते हैं, है ना। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपना जो फूड रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरा करते हैं? तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना उसको खा के अपना पूरा करते हैं। जैसे कि फंगी हुआ, जो फंगी होता है ना वो सेप्रोफाइट होता है। सेप्रोफाइट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ना ऑर्गेनिक फूड को खाता है। ऑर्गेनिक फूड मतलब कि जो भी हमारा किचन वेस्टेज होता है ना, वो किचन वेस्टेज को जब हम वेस्ट करते हैं, बाहर कहीं डिकम्पोज होने के लिए रख देते हैं, तो वो जो डिकम्पोजिशन होता है ना एक्चुअली यही फंगी जो होता है या कुछ बैक्टीरिया होता है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। ठीक है, और दैट सच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, एग्जांपल याद रखिएगा, फंगी। उसके बाद है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपने फूड रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं? वो अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करके। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। आप कभी देखे होंगे एक कोई पेड़ रहता है, उसके ऊपर एक लंबा सा प्लांट होता है। जैसे कि मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो इस पेड़ पर किसी दूसरे प्लांट ऐसे इसको ऐसे घेर दिया रहता है, मतलब इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। एक्चुअली ये जो है ना, ये रेड, मान लो ये रेड वाला प्लांट है, तो ये अपना फूड रिक्वायरमेंट कैसे पूरा कर रहा है? दूसरे पौधा को हार्म करके। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे किसी अन्य ऑर्गेनिज्म को हार्म करके अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करे, दैट सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक और एग्जांपल देता हूं, इस बार पक्का समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देखे होंगे कोई ऑर्गेनिज्म के ऊपर जैसे कि छोटा छोटा कीड़ा लगा होता है, वो उस ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई एनिमल काफी बीमार है, ठीक है, तो जब वो बीमार होते हैं ना तो उसके शरीर पे काफी पिल्लू वगैरह होता है, तो वो भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। वो अपना जो खाना का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा कर रहे हैं? वो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को खा के पूरा कर रहे हैं। तो उनके लिए तो एडवांटेज है, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर मान लो किसी एनिमल पे काफी ज्यादा पिल्लू लगा हुआ है, तो उस एनिमल को हार्म पहुंचा रहा है वो, लेकिन वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरे को हार्म करके पूरा करता है। तो याद रखिएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करके अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं,
और वो अपने होस्ट सेल में बैठ के पूरे फूड रिक्वायरमेंट को लेते हैं। दैट सच टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा भी एक यूनिक अपने आप में ऑर्गेनिज्म है। ये भी अपना जो फूड रिक्वायरमेंट है ना, ये बहुत ही यूनिक ढंग से पूरा करता है। अच्छा, अमीबा पूरा कैसे करता है अपना फूड रिक्वायरमेंट? तो अमीबा जो है ना अपना फूड रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करता है? तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से पूरा करता है। याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, होलोजोइक मोड से पूरा करता है। तो अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड रिक्वायरमेंट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से पूरा करता है। एक्चुअली ये क्या करता है, इट इंगल्फ फूड पार्टिकल यूजिंग पिस्यूडोफोडिया। मतलब ये जो है ना फूड, जैसे ये अमीबा है, ये अमीबा है सपोज करो, और इसके बगल में एक ये रेड कलर का दिख रहा है ना, ये फूड पार्टिकल है। जैसे ये फूड पार्टिकल इसके बगल में होगा तो उस फूड पार्टिकल को ये इंगल्फ कर लेगा। और किस चीज की मदद से इंगल्फ करेगा? पिस्यूडोफोडिया की मदद से इंगल्फ करेगा। और ये इंगल्फ करके इसके अंदर ये पूरा प्रोसेस मैंने दिखा रखा है किस तरीके से हो रहा है। पहले इंजेशन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ। देख ये थोड़ा समझिए, इसको इंपॉर्टेंट चार्ट है। पहले ये पार्टिकल था, अमीबा इसके पास में था, तो इंजेशन हुआ, ठीक है, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर इसके अंदर एसिमिलेशन हुआ, ठीक है, और फिर इसके अंदर डाइजेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम किया है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये इंजेशन है, ये पूरा इंजेशन है। ये मतलब फूड लेने का जो प्रोसेस होता है दैट इज इंजेशन, तो ये इंजेशन है। यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब फूड ले लिया तो एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमिलेशन हो रहा है, और फिर इजेशन। अब वही मतलब एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पूरे न्यूट्रिशनल साइकिल काम करता है। और ये किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें देखने को मिलता है? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब होता है कि चबा चबा के खाना, है ना। नेक्स्ट पारामीशियम के बारे में पढ़ते हैं। पारामीशियम में भी ना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ही देखने को मिलता है। याद रखिएगा, पारामीशियम में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही देखने को मिलता है। इसमें भी बिल्कुल कुछ वैसा ही होता है। इसको समझिए, ये स्ट्रक्चर पारामीशियम का है। ये क्या करता है ना, इसमें एक फूड वैक्यूल होता है। वो फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड इन क्लोजिंग द फूड, ठीक है। इट मूव थ्रू द साइटोप्लाज्म एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड साइकोलिसिस। ये पारामीशियम है हमारा, ठीक है। ये पारामीशियम के अंदर एक मतलब फूड वैक्यूल होता है, और उस फूड वैक्यूल में अगर उसके बगल में कोई फूड पार्टिकल है तो उसको वो इंगल्फ करता है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको इस लेक्चर के माध्यम से पार्ट 1 जो है लाइफ प्रोसेस का, जिसमें कैसे कोई जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आप देखिए पूरे लेक्चर के दौरान कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, कुछ हेट्रोट्रॉपिक में भी सब टाइप देखने को मिला। कुछ डेड ऑर्गेनिज्म को खा लिए, उसको हमने सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर दिया। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में बैठ के उसको हार्म पहुंचा के और अपना फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, उसको हमने क्या कर दिया? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ चबा चबा के खा रहे हैं, उसको हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर दिया। तो ये पूरे इस तरीके से फूड रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनिज्म अपना पूरा करता है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके बाद अगली लेक्चर में हम लोग जो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट कैसे होता है, ह्यूमन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली लेक्चर में। ओके, बाय।